आरआरबी के दोनों एग्जामिनेशन आप दे चुके हैं, आईबीपीएस आरआरबी पीओ एंड उसके बाद में आरआरबी क्लर्क। अब बारी है आईबीपीएस क्लर्क एग्जामिनेशन की। पिछले साल कैसा बिहेव किया था आईबीपीएस क्लर्क एग्जामिनेशन ने, इसके बारे में बता दीजिए सर। ऐसे बहुत सारे कमेंट्स, बहुत सारे मैसेज मैंने रिसीव किए और कल से तो बहुत ज्यादा आ रहे हैं कमेंट्स के साथ, जल्दी बता दो, फिर हमारा आईबीपीएस क्लर्क का एग्जामिनेशन है अगले हफ्ते। तो इसलिए मैं एक ही सेशन में तीनों सब्जेक्ट डिस्कस करने वाला हूं। पिछली बार तो हमने अलग अलग सब्जेक्ट की अलग अलग क्लास करी थी ना, लेकिन अभी इस सेशन में मैं तीनों के तीनों एक साथ आपको बताने वाला हूं। तो तीनों के तीनों का बिहेवियर आप समझ लो और उसके बाद में आप प्लानिंग कर लो आईबीपीएस क्लर्क एग्जामिनेशन के लिए। लेकिन आरआरबीज के एग्जामिनेशन कैसे हुए बताना जरूर मुझे कमेंट सेक्शन में। स्टार्ट करते हैं आज का हमारा सेशन। इंग्लिश ने कैसा बिहेव किया सबसे पहले वो समझते हैं, देन उसके बाद में क्वांट को समझेंगे और उसके बाद में हम रीजनिंग को भी यहाँ पे समझने वाले हैं। तो सेशन को शुरू से लेकर लास्ट तक देखिएगा और सेशन को अभी से लाइक कर दो, नहीं तो आप भूल जाते हो बाद में लाइक करना, है ना। एकदम अच्छा अच्छा कंटेंट देख के ना इसी के अंदर खो जाते हो और फिर लास्ट में बस वीडियो बंद करके हम चले जाते हैं सर। फटाफट से लाइक कर दो एक बार सेशन को। चलो सबसे पहले स्टार्ट करेंगे आईबीपीएस क्लर्क एग्जामिनेशन जो 26 अगस्त को हुआ था पिछली बार। इस साल 24 अगस्त को होने वाला है, पिछले साल 26 अगस्त को था, लगभग यही डेट रहती है हमेशा। तो इंग्लिश ने कैसा बिहेव किया था पूरे दिन भर वो समझ लेते हैं। जैसा जो आरआरबी क्लर्क ने बिहेव किया था 10 तारीख में वो हमने समझा था, तो 17 को एज इट इज उसने बिहेव किया है। अब इंग्लिश लैंग्वेज में जो आपका पार्ट है, दो पार्ट अलग अलग हैं। देखो जैसे हमने इंग्लिश क्वांट को ब्रेक किया हुआ है, रीजनिंग को ब्रेक किया हुआ है, वैसे मैं आपको इंग्लिश को ब्रेक करके बता देता हूं वैसे ही। तो एक आपका पार्ट रहेगा कॉम्प्रिहेंशन वाला और दूसरा आपका पार्ट रहेगा ग्रामेटिकल वाला। तो ग्रामर वाला जो आपका पार्ट है वो बहुत कम है, कॉम्प्रिहेंशन वाला जो पार्ट है वो थोड़ा ज्यादा है। और इसी तरीके से आपको भी आपके एग्जामिनेशन में इस साल भी देखने को मिलेगा कि रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन का पार्ट थोड़ा ज्यादा है यहाँ पे। उसके बाद में फिलर्स वाले, पैराजम्बल वाले, वर्ड स्वैपिंग वाले, और जो एरर वाला पार्ट है वो बहुत ही कम है। बहुत ही कम सवाल जो है वो एरर वाले से आते हैं, यानी कि ग्रामर वाले पार्ट से बहुत कम सवाल आते हैं। तो समझ लेते हैं सर, पहले आरसी को पकड़ते हैं सर सबसे पहले, है ना। ये बहुत ज्यादा आता है, 30 में से आपको 10 सवाल आरसी के मिलेंगे। तो कैसा है सर आरसी, यहाँ पे सर हर एक शिफ्ट में देखो आपको आरसी दिख रहा है। सर आरसी तो हमें दिख गया, ये 8+2 क्या है, ये 8+2 हर एक शिफ्ट में आपको यहाँ पे देखने को मिला था, जिसमें 8 सवाल तो डायरेक्टली आरसी से रिलेटेड थे। डायरेक्टली वहीं से आपको क्वेश्चंस पूछे गए हैं, उसी से रिलेट करते हुए, डेटा को रिलेट करते हुए। 2 सवाल आपके पास में ऐसे थे जो सिनोनिम्स और एंटोनिम्स के काम कर रहे थे। आपको रिप्लेस करना था सेम वर्ड से, या आपको रिप्लेस करना था अपोजिट वर्ड से, सिनोनिम से या एंटोनिम से। ऐसे 2 सवाल यहाँ पे हर एक आरसी में पूछे गए हैं। तो मेरे ख्याल से अगर आप 10 में से 8 सवालों को टारगेट करते हो तो सबसे पहले इन 8 सवालों को खत्म करना। इनमें अगर पूरा कॉन्फिडेंस है आपको तो ही अटेम्प्ट करना, नहीं तो अटेम्प्ट मत करना, क्योंकि ये वाला ट्रैपिंग वाला एरिया होता है। क्योंकि कई बार ऐसे वर्ड्स का इस्तेमाल किया जाता है जिन वर्ड्स का इस्तेमाल हमें नहीं पता होता है। और टू बी ऑनेस्ट वो एसएससी वाले जो बच्चे होते हैं वो तो बहुत सारे सिनोनिम्स और एंटोनिम्स पढ़ते हैं, तो उनको तो पता होता है। लेकिन बैंकिंग जो सिर्फ बैंकिंग को टारगेट करता है वो बच्चे कई बार यहाँ पे ट्रैप हो जाते हैं, गलत अटेम्प्ट हो जाता है उनका। तो इससे थोड़ा सा बचेगा, ध्यान रखिएगा। बाकी आरसी जो है वो आर्टिकल बेस्ड है, स्टोरी बेस्ड नहीं है, ठीक है। आर्टिकल बेस्ड आपको यहाँ पे आरसीज मिलने वाले हैं। तो आपके जो आर्टिकल्स आते हैं, जो एडिटोरियल्स आते हैं, जो आप पढ़ते हो ना आपके न्यूज़पेपर में, लगभग वैसे आपको यहाँ पे देखने को मिलने वाले हैं। तो वो जो एडिटोरियल पढ़ने की आपकी हैबिट है ना, वो बहुत हेल्प करेगी आपको यहाँ पे आरसी को सॉल्व करने में। तो सबसे पहले आरसी को ही खत्म करना है, क्योंकि बहुत बड़ा पार्ट है सर। 30 में से तकरीबन 10 सवाल आपको यहाँ पे आरसी से मिल रहे हैं। तो सबसे पहले इसको खत्म करेंगे। उसके बाद में मिसलेनियस पार्ट है सर, बहुत सारा मिसलेनियस पार्ट है। आपको मैं ये कहूंगा कि आपका जो बेस्ट है ना उसको टारगेट करना। उसके बाद में जैसे अगर आप फर्स्ट शिफ्ट में बैठे हो, सिंगल फिलर्स, पैराजम्बल, वर्ड स्वैपिंग, एरर। अगर मैं आपके जो हूं एज एस्पिरेंट में बैठा हूं, तो अगर मैं मेरी पसंद बताऊं पहले, तो मैं पहले करूंगा वर्ड स्वैपिंग। जैसे ही आरसी खत्म हो जाएगा तो नेक्स्ट जो टॉपिक रहेगा वो मैं कोशिश करूंगा वर्ड स्वैपिंग अगर है तो मैं वर्ड स्वैपिंग को पहले करूं, क्योंकि ये थोड़ा सा ज्यादा कंफर्टेबल मैं इसमें फील करता हूं। और यहाँ पर ना बहुत ग्रामर वाला पोर्शन लगाने की जरूरत नहीं है। बस जो वर्ड्स फंबल करके लिखे हुए हैं उन्हें ऑप्शन की मदद से ही रखना है, ऑप्शन की मदद से रखना है, और एक सेंस प्रॉपर चेक करना है कि भाई ये सेंस दे रहा है कि नहीं दे रहा है। अगर वो प्रॉपर सेंस मिल रहा है हमें वहां से, तो आपका आंसर आ जाएगा। तो फर्स्ट शिफ्ट में आपको वर्ड स्वैपिंग मिल रहा है, सेकंड में नहीं मिल रहा सर। थर्ड में आपको वर्ड रिप्लेसमेंट, ये वर्ड रिप्लेसमेंट जो है वो वर्ड आपका स्वैपिंग की तरह काम करता है। और लास्ट वाले में अगर हम देखेंगे तो फिर से वर्ड स्वैपिंग आ गया सर आपके पास में। तो वर्ड स्वैपिंग वाला जो पार्ट है ना वो थोड़ा सा पहले आप कर सकते हो बाकी के बजाय। उसके बाद में आपको करना चाहिए पैराजम्बल। तो पैराजम्बल यहाँ पे भी है, पैराजम्बल यहाँ पे भी है, और पैराजम्बल आपका यहाँ पे भी है। सेकंड शिफ्ट में थोड़ा सा मिसिंग है पैराजम्बल, लेकिन उस पैराजम्बल का जो रिप्लेसमेंट है वो क्लोज टेस्ट है। पैराजम्बल का जो यहाँ पे मुझे रिप्लेसमेंट नजर आता है वो या तो क्लोज टेस्ट है या तो यहाँ पे मिस स्पेल्ट है, इन दोनों में से है, क्योंकि बाकी पूरा का पूरा पार्ट लगभग वैसा ही है। अच्छा देखो वर्ड यूजेस यहाँ पे भी आ गया आपका। तो वर्ड स्वैपिंग वाले जो सवाल है वो थोड़ा सा ध्यान से करिएगा आप। पैराजम्बल या सेंटेंस रीअरेंजमेंट जिसको हम कहते हैं, वो आपको अरेंज करना है। उसमें भी बहुत ज्यादा बहुत डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है।
है ना, बेसिक कॉन्सेप्ट समझ लो कि कैसे कनेक्टर काम करते हैं, है ना, कैसे आपको सारे के सारे जो आपके पास में सेंटेंसेस है उनको कनेक्ट करना है, प्रॉपर सेंस मिलना चाहिए आपको, बस इतना चेक करना है कि जब मैं शुरू से लेकर लास्ट तक पढ़ रहा हूं तो मेरा एक प्रॉपर सेंस बन रहा है। फर्स्ट वाला जो मेरा सेंटेंस था जिससे सेंस आ रहा था उसी सेंस को कंटिन्यू कर रहा है मेरा सेकंड जो मैंने मर्ज किया है वहां पे, उसी का सेंस मुझे सेकंड वाले में मिल रहा है। और ये बहुत सारे आपको मिल जाएंगे इंग्लिश की क्लासेस में, मैं बहुत ज्यादा डिटेल में यहाँ पे नहीं जाऊंगा। तो बस आपको यही चेक करना होता है, इसलिए पैराजंबल वाला पार्ट जो है स्कोरिंग वाला माना जाता है। यहाँ पे आप अच्छा स्कोर कर सकते हो पैराजंबल में, तो लगभग हर एक शिफ्ट में है सर पैराजंबल, तो पैराजंबल को आपको टारगेट करना चाहिए, ठीक है। उसके बाद में सर यहाँ पे देखो फिलर्स है, फिलर्स फर्स्ट शिफ्ट में फिलर्स थे, सेकंड में मैच द कॉलम आ गए, तो फिलर्स से ज्यादा बेटर मुझे मैच द कॉलम मिल सकता है टू बी ऑनेस्ट। पता है क्यों? क्योंकि यहां पर भी आपको बस मैच करना होता है और सेंस निकालना होता है कि भाई पहला वाला सेंटेंस दूसरे वाले से मैं मैच कर रहा हूं तो सेंस बन रहा है कि नहीं बन रहा है। तो आप देख रहे हो यही चीज मैच द कॉलम में करनी है आपको, सेंस चेक करने वाली, यही आपको वर्ड स्वैपिंग में करनी है, और यही चीज आपको इसमें करनी है जब आप सेंटेंस रीअरेंजमेंट करते हो, जब पैराजंबल करते हो उसमें। तो 3 ऐसे टॉपिक्स हैं जिसमें केवल और केवल सेंस आपको चेक करना होता है, सारी चीजें सामने रखी हुई हैं। एंड बहुत अच्छी बात पता है क्या है, जो वोकैबुलरी का यूज किया जाता है ना, वो बहुत आसान वोकैबुलरी का यूज किया जाता है बैंक एग्जामिनेशन में। इंग्लिश लैंग्वेज में पिछले 4 सालों से मैं देख रहा हूं कोई भी बच्चा यहाँ पे आकर शिकायत नहीं कर रहा है, क्योंकि वोकैबुलरी बहुत हल्की आती है, बहुत ही ज्यादा डीप में, बहुत मुश्किल वोकैबुलरी का यूज नहीं किया जा रहा है। और जब ऐसे 3-3 आपको यहाँ पर टॉपिक्स मिल जाते हैं ना जो केवल और केवल सेंस आपको चेक करना है, सारी चीजें सामने रखी हुई हैं, तो फिर वो अटेम्प्ट जो है वो निकल के आते हैं बच्चों के, बहुत अच्छे निकल के आते हैं, ठीक है। तो पूरा का पूरा आपका यही है। एक एरर वाला जो पार्ट है, यहां से 5-5 सवाल हर एक शिफ्ट में है, और हर एक शिफ्ट में ये पूछे जाएंगे इस साल भी, तो इसके लिए भी रेडी रहना। तो यहां पे आपको क्या करना है, यहां पे आपको बचना है। यहां पे अगर आप मान लीजिए कि बहुत ज्यादा स्ट्रांग नहीं हो एरर्स को लेकर के, तो 5 में से मान लीजिए आपका 1 सवाल बना, 5 में से आपके 2 सवाल बने, तो पूरे 5 बनाने की जरूरत नहीं है, 1 या 2 लेके निकल जाओगे ना, तो भी आप ये मान लीजिए बहुत अच्छा स्कोर कर दिया आपने, क्योंकि बाकी ओवरऑल आपने बहुत अच्छे तरीके से अपनी एक्यूरेसी को मेंटेन किया है। तो ऐसे छोटे छोटे पार्ट में जहां पे आपका कॉन्फिडेंस कम है, वहां पे बस आपको अपनी जो एक्यूरेसी है उसको खराब नहीं करना इंग्लिश लैंग्वेज में, ठीक है। इसका ध्यान रखिएगा, स्पेशली आपकी एक्यूरेसी बहुत मैटर करने वाली है इंग्लिश लैंग्वेज में। तो आप सारे के सारे टॉपिक्स को नोट कर लो, और सीक्वेंस में आपको बताऊं, अगर मैं आपकी जगह हूं या मैं एज एस्पिरेंट हूं तो मैं किस तरीके से सॉल्व करूंगा। मैं सबसे पहले आर्ट से सॉल्व करूंगा, उसके बाद में मैं वर्ड स्वैपिंग को देखूंगा, फिर मैं पैराजंबल को देखूंगा, फिर मैच द कॉलम को देखूंगा, अगर ये है तो, ठीक है, इस तरीके से। फिर लास्ट में एरर रखूंगा मैं, और एरर भी मैं वही वाले पिक करूंगा जिसमें मैं श्योर हूं। अगर मैं श्योर नहीं हूं तो ऑलरेडी मेरे पहले जो 25 सवाल थे ना, उसमें मैं डिसेंट स्कोर कर चुका हूं, 18-20 के आसपास में वहां से निकाल चुका हूं। तो यहां से अगर मैं 2 भी निकालूंगा तो 22-23 तक पहुंच जाऊंगा आराम से। बस इतना ध्यान रखिएगा, और बाकी का काम आपका क्वांट और रीजनिंग कर देगा। ओवरऑल अगर आपको बहुत अच्छा स्कोर करना है ना, तो ओवरऑल परफॉर्मेंस निकालनी पड़ेगी, तो बाकी का काम आपका कौन करेगा, क्वांट सेक्शन करेगा, और उसके साथ में रीजनिंग वाला सेक्शन करेगा। तो ये इंग्लिश का स्क्रीनशॉट ले लो, यहाँ पे आरसी जो रहेगा वो आर्टिकल बेस रहेगा, और एक आपको पार्ट मिलेगा ग्रामेटिकल एरर वाला, जहां पे आपको ग्रामर चेक करनी पड़ेगी, एरर चेक करने पड़ेंगे। बाकी पूरा का पूरा पार्ट जो है वो आपका कॉम्प्रीहेंशन वाला ही आप देख सकते हो। एक ये मिस स्पेल्ड वाला अगर आता है तो बहुत अच्छी बात है, स्पेलिंग का एरर ही चेक करना होता है बस, लेकिन स्पेलिंग पता होनी चाहिए फिर सारी की सारी, ठीक है। तो बाकी आप देख सकते हो सारी की सारी चीजें, कोई नया टॉपिक नहीं है, कोई नई यूनिकनेस नहीं है एग्जामिनेशन में पिछले साल, तो इस साल भी बहुत ज्यादा फर्क देखने को नहीं मिलने वाला है। तो ये हो गया आपका इंग्लिश लैंग्वेज। अब मैं आगे बढ़ता हूं, और अब हम डिस्कस करने वाले हैं क्वांट सेक्शन को, हमारा टॉपिक, हमारा फेवरेट टॉपिक। क्वांट सेक्शन के 3 हिस्से कर लो, पहला वन लाइनर्स वाला, दूसरा डीआई वाला, और तीसरा अर्थमेटिक वाला। सही बात बताऊं, आपने अब अगर अभी आरआरबी पीओ का पेपर दिया है ना, अगर आपने आरआरबी क्लर्क का पेपर दिया है, तो जो क्वांट सेक्शन उन दोनों में पूछा गया है ना, वही क्वांट इसमें आने वाला है। यानी कि आप ये कह सकते हो कि आरआरबी क्लर्क से हल्का सा ऊपर 10% 20% बढ़ा लो ऊपर, पीओ को टच नहीं करेगा। पीओ तो अलग ही लेवल पे चल रहा है, आरआरबी पीओ भी है ना। आरआरबी पीओ पता क्या कर रहा है, पहले एसबीआई पीओ बहुत टफ होता था, उसको फॉलो किया आईबीपीएस पीओ ने। आईबीपीएस पीओ बहुत टफ होने लगा तो अब उसको फॉलो कर रहा है आरआरबी पीओ। ये चल रहा है वहां, तो पीओ वालों में तो ये चल रहा है, ये इस तरीके से फॉलोइंग चल रही है। लेकिन क्लर्क एग्जामिनेशन मजे में है, वो अपना जैसा चलता हुआ आ रहा था वैसा ही चल रहा है, वो किसी को फॉलो नहीं कर रहे हैं यहाँ पे। तो यहाँ पर क्वांट सेक्शन में वही सर सिंप्लीफिकेशन, पहले वन लाइनर्स वाला पार्ट अगर मैं पकड़ू तो हर एक शिफ्ट में आपको सिंप्लीफिकेशन के 15 सवाल मिल रहे हैं। सर आरआरबी क्लर्क में भी 15 थे, इसमें भी 15 है। हाँ जी, क्लर्क एग्जामिनेशन में लगभग 12 से 15 सवाल आपको हमेशा मिलेंगे सिंप्लीफिकेशन के, चाहे आप किसी भी क्लर्क एग्जामिनेशन में बैठ जाओ। तो सबसे पहला काम वही करना है सर, वन लाइनर्स को खत्म करना है। अच्छा, यहाँ पे तो एक और अच्छी बात है सर, अब हमारे पास में 35 सवाल ही है। अब हमारे पास में टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन कितने हो गए हैं, 35 ही हो गए सर हमारे पास में।
तो ये तो और अच्छी बात है सर, 20 मिनट में अभी हम 40 बनाने की प्रैक्टिस कर रहे थे, तो 20 मिनट में अब 35 बनाने की ही प्रैक्टिस करनी है। तो ऑलरेडी यूज टू हो गए हैं थोड़ा सा, बस अगले एक हफ्ते तक 35 सवालों बनाने की और प्रैक्टिस कर लेंगे। इस लेवल के जो मॉक टेस्ट होंगे वो थोड़े से सॉल्व कर लेंगे। हम रेडी हैं सर एग्जामिनेशन के लिए क्वांट सेक्शन को लेकर। ठीक है, तो सिंप्लीफिकेशन वाला पार्ट, मिसिंग नंबर सीरीज, रॉन्ग नंबर सीरीज, मिसिंग नंबर सीरीज, मिसिंग नंबर सीरीज। यहाँ पे क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है सर, बहुत ही अच्छी चीज है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं पूछे जा रही है। तो देख लो, अब आपको सिर्फ नंबर सीरीज की प्रैक्टिस करनी है और उसके साथ में सिंप्लीफिकेशन, लेकिन मिस मत करना। लेकिन क्वाड्रेटिक इक्वेशन को एकदम साइड में मत कर देना कि सर नहीं पूछा गया था तो इस साल भी नहीं पूछा जाएगा। हो सकता है कि वो इस साल नंबर सीरीज की बजाय 5 क्वाड्रेटिक डाल दे, बिल्कुल हो सकता है। यहाँ पे चेंज जो है वो छोटा सा ये देखने को मिल जाए, या फिर हो सकता है सर सिंप्लीफिकेशन 10 ही रखे, 5 क्वाड्रेटिक डाल दिया और 5 मिसिंग नंबर सीरीज डाल दी, ऐसा भी हो सकता है। तो रेडी रहना उस चीज के लिए भी। हालांकि पिछले साल नहीं था, चांसेस कम है, लेकिन हम हर एक तरीके से रेडी रहेंगे, इसलिए हर एक तरीके से हमने प्रैक्टिस कर रखी है। तो वही हो गया सर, 20 सवाल तो हो गए सर वन लाइनर्स के। 20 क्वेश्चंस आपके पास में ऐसे हो गए हैं जो आपके वन लाइनर्स वाला हिस्सा जो है वो कवर करता है। तो अगेन मैं यही कहूंगा कि आपको सबसे पहले यही खत्म करना है सर, क्लर्क के पेपर में सबसे पहले खत्म करो अगर आपको अटेम्प्ट आपके बढ़ाने हैं तो। गॉट इट, क्लियर हो गया। फिर आ जाते हैं सर डीआई के ऊपर। तो यहां पे देखो सिर्फ और सिर्फ एक डीआई, यहां पे अगर आप देखोगे तो अगेन सिर्फ एक डीआई, यहां पे अगर आप देखोगे तो 2 डीआईज आपको मिल रही हैं, और यहां पे अगर आप देखोगे तो अगेन एक डीआई आपको मिल रहा है। यानी कि सिर्फ और सिर्फ एक शिफ्ट हमें ऐसे मिली जिसमें 2 डीआई थे, जिसमें से एक केसलेट था। एक केसलेट था, सिंप्लीफिकेशन के क्वेश्चन थोड़े कम कर दिए गए थे, उसके जगह पे केसलेट डाल दिया गया था। तो सिर्फ और सिर्फ एक शिफ्ट ऐसी है जिसमें केसलेट है, बाकी किसी भी शिफ्ट में नहीं है। अब इस साल आरआरबी पीओ में बहुत केसलेट पूछा गया है, तो हो सकता है कि इस साल आपको आईबीपीएस क्लर्क में भी केसलेट देखने को मिल जाए। तो क्लर्क लेवल के केसलेट आपको प्रैक्टिस करना चाहिए। क्लियर हो गया, मैंने करवाए हुए चैनल पे, आप देख लेना। केसलेट क्लासेस बाय विकास सर लेके सर्च करोगे ना तो आ जाएगी आपके पास में मेरी क्लासेस, वो सारी देख लेना। उसके बाद में सर डीआई में कोई वेरिएबल है क्या? कोई वेरिएबल नहीं है सर डीआई में। यहाँ पे मिसिंग डेटा है क्या? कोई मिसिंग डेटा नहीं है। जैसे आपके आरआरबी क्लर्क में सवाल पूछे गए ना, आरआरबी क्लर्क की जो डीआई है थोड़ा सा लेवल बढ़ा दो, क्वेश्चंस को हल्का सा स्ट्रेच कर दो, थोड़ा सा बड़ा कर दो क्वेश्चन को, वहां पे 2-3 स्टेप बढ़ा दो क्वेश्चंस में। डेटा वही रखो जैसा आरआरबी क्लर्क में था ना, लगभग वैसा ही डेटा है, वैसा ही प्रेजेंटेशन रहेगा ग्राफ का, लेकिन क्वेश्चंस में ना 1-2 स्टेप बढ़ा दो। अगर मान लीजिए आरआरबी क्लर्क में डायरेक्ट पूछ रहा है, वो रेशो पूछ रहा है, जैसे मान लीजिए कि आपके पास में लाइन ग्राफ आ गया, तो लाइन ग्राफ में आपका क्या हो जाएगा, आरआरबी क्लर्क में क्या होता है, जैसे मान लीजिए ये ए है ये बी है, तो आरआरबी क्लर्क में आपसे पूछा जाएगा ए और बी का डेटा। अब मान लीजिए ये आपका सी है और ये आपका डी है, तो आईबीपीएस क्लर्क में ऐसा हो सकता है कि ए प्लस बी को करो और सी प्लस डी को करो, फिर आपका रेशो निकालो। इसको कहते हैं एक स्टेप बढ़ा देना। तो यहां से यहां पे आपको वो लेके जाएंगे आईबीपीएस क्लर्क में, बस इसके अलावा कहीं लेके नहीं जा रहे हो आपको। गॉट इट, क्लियर हो गया। और क्वांट सेक्शन की बहुत रगड़ के प्रैक्टिस कर ली आपने 3 महीने में, परेशान करेगा नहीं आपको बिल्कुल भी। तो डीआई वाला पार्ट थोड़ा संभाल लेना, इसको थोड़ा सा प्रायोरिटी पे रख लेना भाई, थोड़ी प्रैक्टिस कर लेना इसकी ठीक ठाक सी। बाकी अगर ग्राफ आता है आपके पास में, टेबल आती है, तो बहुत ही सिंपल सा डेटा के साथ में वहां पे सवाल पूछे जाने वाले हैं। कोई बड़ी बात नहीं है, 35 में से 35 करना है इस वाले पेपर में भी। पिछले 3 साल से बच्चे यहाँ पे फोड़ के आ रहे हैं, 33 सवाल, 34 सवाल, 35 सवाल क्वांट सेक्शन में। ओके, अब आ जाते हैं अरिथमेटिक के ऊपर। अरिथमेटिक के हर एक शिफ्ट में 10-10 सवाल जो है वो पूछे गए हैं। हर एक शिफ्ट में 10-10 सवाल अरिथमेटिक के पूछे जा रहे हैं, लेकिन अच्छी बात यह है कि कोई वेरिएबल का इस्तेमाल नहीं है सर अरिथमेटिक में, कोई नए टॉपिक का इस्तेमाल नहीं है। वही आपके 10 टॉपिक है, वहीं से आपका एग्जामिनर सवाल पूछने वाले हैं। एकदम सटीक पैटर्न है सर, एकदम आपकी अंगुलियों पे है ये वाला पैटर्न। आरआरबी पीओ में भी था, आरआरबी क्लर्क में भी था, और अब आईबीपीएस क्लर्क में भी है। तो यहां पे आपको क्या करना है, यहां पे आपको 3 क्वेश्चन आपको जरूर ऐसे मिलेंगे जो फंसाएंगे। देखो आईबीपीएस क्लर्क है ना, आरआरबी क्लर्क से एक लेवल ऊपर आपको मिलेगा। फर्क मैंने समझा दिया, बस इतना सा फर्क मिलेगा आपको। तो 7 सवाल पहले इसके जो इजी वाले होंगे उसको टारगेट कीजिएगा। 3 सवालों में डेटा या तो थोड़ा सा मुश्किल देगा, पॉइंट्स में डेटा दे सकता है, थोड़ा सवालों को स्ट्रेच करेंगे, बड़ा करेंगे, स्टेप बढ़ाएंगे, ऐसे जरूर मिलेंगे आपको 3 सवाल। लेकिन 7 सवाल ऐसे होंगे जो आपके 1 गो में बनेंगे, एक बार में शुरू कर दिए खत्म ही करोगे सीधा, रुकोगे नहीं बीच में। तो इनके ऊपर आप थोड़ा सा पहले रखिएगा, फिर उसके बाद में 3 सवाल निकालिएगा। सीक्वेंस आपको यही रखनी है, पहले आपको वन लाइनर्स खत्म करना, फिर टेबल वाला हिस्सा, और फिर उसके बाद में अरिथमेटिक वाला हिस्सा। ठीक है, तो पिछले साल भी कुछ यूनिकनेस नहीं है सर, इस साल भी कोई चेंज नहीं हुआ है, तो इस साल के लिए हम रेडी हैं। आईबीपीएस क्लर्क एग्जामिनेशन के लिए यही सब कुछ हमें फेस करना पड़ेगा। ठीक है, अब आप अरिथमेटिक वाला जो पार्ट है वो आप देख लीजिएगा, इस साल क्या क्या टॉपिक किस किस तरीके से सवाल पूछे गए थे, लगभग उसी तरीके की फ्रेमिंग होगी आपके आईबीपीएस क्लर्क में भी, जैसा आरआरबी पीओ में हुआ, आरआरबी क्लर्क में हुआ। एक्सपीरियंस है ना आपके पास में दोनों एग्जामिनेशन का, देखे थे ना सवाल, बस वही सवाल आपको यहाँ मिलने वाले हैं। तो उसी लेवल के और लगभग वही सवाल आपको प्रैक्टिस करना चाहिए। अब हम आगे बढ़ जाते हैं रीजनिंग वाले सेक्शन के ऊपर, इंपॉर्टेंट है।
क्योंकि यहाँ पे भी 20 मिनट में 35 सवाल बनाने हैं। अगर आपको ओवरऑल परफॉर्मेंस निकालनी है, ओवरऑल सिलेक्शन लेना है, तो तीनों सब्जेक्ट को साथ में लेके चलना होगा, समझना पड़ेगा इस बात को, ठीक है। तो तीनों की तीनों सब्जेक्ट हमारे कंप्लीट हो जाएंगे रीजनिंग के साथ में। सबसे पहले 2 हिस्से करो, पहला हिस्सा पजल वाला, दूसरा हिस्सा आपका मिसलेनियस पार्ट वाला। तो सबसे पहले मैं पजल को पकड़ता हूँ सर टोटल नंबर ऑफ पजल यहाँ पे 4 नजर आ रही है, 1 2 3 4 आपको यहाँ पे नजर आ रही है, 1 2 3 4 आपको यहाँ पे नजर आ रही है, एंड 1 2 3 4 वही सर 4 पजल यहाँ पे नजर आ रही है जो आरआरबी क्लर्क में थे। यानी कि लगभग 20 सवाल के आसपास आपके क्लर्क में पजल से आते हैं हर एक शिफ्ट में। तो इस बार भी रेडी हो जाना, 20 सवाल आपको मिलेंगे। लेकिन समझना क्या है सर, इसके लिए तो हम रेडी हैं, समझना है आपको लेवल और पैटर्न। तो अगर आप देखोगे तो मंथ बेस में, मंथ प्लस डेट में आपको 5 तो महीने बताए गए थे और 2 डेट आपको बताई गई थी। यानी कि टोटल 10 मेंबर हैं, 5 डेट और 2 आपके पास में, सॉरी 2 डेट और 5 अगर आपके पास में महीने है, मतलब टोटल हो गए 10 मेंबर। 10 लोगों का डेटा दिया हुआ था आपको। आरआरबी क्लर्क में 8 लोगों का डेटा दिया हुआ था, यहाँ पे 10 लोगों का डेटा दिया जाता है, बस इतना सा फर्क है। वही लेवल का फर्क जो क्वांट में मैंने समझाया ना, वो रेशो वाला, इतना सा फर्क मिलेगा कि वहां पे आपको 6% वाला बॉक्स मिल रहा था, यहाँ पे 10% वाला, 8% वाला बॉक्स मिल जाएगा। यहाँ पे देखो 10 मेंबर वाला पजल आ गया, वहां पे 8 मेंबर वाला पजल था, बस इतना से फर्क है और कुछ नहीं है। उसके बाद में डे बेस, 7 दिनों का जिक्र किया जाता है और सातों के सातों दिन अरेंज करने होते हैं। सर्कल बेस्ड एक था जिसमें सभी के सभी जो है वो इनसाइड फेस कर रहे हैं और 8% ही है। तो यहाँ पे ऐसा हो सकता है कि आपको 8 के बजाय 9% मिल जाए या 10% मिल जाए। बाकी पैटर्न ये रहेगा, सारे अंदर ही फेस करेंगे। अगर वो कहता है कि कुछ अंदर फेस कर रहे हैं, कुछ बाहर फेस कर रहे हैं, तो वो 6 या 7 मेंबर के साथ में खेलेंगे, क्योंकि उन्होंने एक लेवल बढ़ा दिया ना, तो मेंबर कम कर देंगे क्लर्क एग्जामिनेशन में। हालांकि ऐसा होगा नहीं, अभी हो नहीं रहा है, पिछले साल भी नहीं हुआ था, उससे पिछले साल भी नहीं हुआ था। सीधे सीधे सवाल आ रहे हैं सर यहाँ पे। कंपैरिजन बेस्ड, ए बी से इतना बड़ा है, सी से इतना छोटा है, वो सारे कंपैरिजन बेस्ड वाले क्वेश्चंस जो आपको यहाँ पे डायरेक्ट बनाने होते हैं। 6% वाला था, ये 6% वाला था, यहाँ पे मैं लिखना मिस कर गया। 6% का अरेंजमेंट था जिसमें आपको कंपेयर करना था कौन कम है कौन ज्यादा है। सर यहाँ पे वही फ्लोर बेस्ड है। अनसर्टेन, ये अनसर्टेन बहुत आता है, पिछले साल भी आया था, इस साल भी आ रहा है। लेकिन क्लर्क एग्जामिनेशन में जो टोटल मेंबर होते हैं ना, वो मतलब अभी तक देखे गए, 10 तारीख को आया था, 17 तारीख को आज आया फर्स्ट शिफ्ट में, 12 मेंबर आए हैं सर दोनों में। उसमें भी 12 मेंबर थे और इसमें भी 12 मेंबर है। तो क्लर्क के पेपर में ना वो बहुत ज्यादा नंबर ऑफ पर्सन नहीं बढ़ा रहे कि भाई 25% का दे दिया, 30% का दे दिया। मैं मना नहीं कर रहा हूँ, आ सकता है वो भी, लेकिन पिछले दोनों सालों में और इस साल में नहीं मिला है ऐसा, नंबर ऑफ पर्सन कम रहते हैं। तो अनसर्टेन वाला बनना चाहिए आपका। अगेन देखो मंथ और उसके साथ में डेट नहीं है, सिर्फ और सिर्फ मंथ बेस्ड है। और आपका बॉक्स पजल है, ये बॉक्स पजल यहाँ पे 7 बॉक्सेस का था। तो आरआरबी क्लर्क में 6 बॉक्सेस, तो यहाँ पे 7 बॉक्सेस, बस इतना सा फर्क है। जो मैं कहता हूँ ना 10% 20% थोड़ा सा डिफिकल्टी लेवल बढ़ा लो, तो वो डिफिकल्टी लेवल सिर्फ ये है कि वहां पे 6 बॉक्सेस थे तो यहाँ पे 7 बॉक्सेस या ज्यादा से ज्यादा 8 बॉक्सेस। वहां पे अगर 8% का था तो यहाँ पे 10% का आ गया। कोई वेरिएबल का इस्तेमाल नहीं किया गया है, किसी तरीके का वैकेंट फ्लोर का जिक्र नहीं किया जाता है फ्लोर एंड फ्लैट में। सिंपल सवाल होते हैं, सटीक। स्क्वायर बेस, मंथ, बॉक्स, कंपैरिजन, वही सब कुछ रिपीट हो गया सर। देखो वही सारी चीजें रिपीट हो रही है। फ्लैट एंड फ्लोर, उसके बाद में डबल लाइन में देखो 8% ही है। जो नॉर्थ और साउथ देखते हैं ना, 4 नॉर्थ 4 साउथ एक दूसरे की तरफ फेस करके बैठते हैं। फिर उसके बाद में अगेन अनसर्टेन और सीक्वेंस बेस्ड। ये सारे के सारे पजल जो होंगे वो आपने काफी प्रैक्टिस कर लिया आरआरबी क्लर्क के, आरआरबी पीओ के लिए। तो एक भी ऐसा टॉपिक नहीं है जो आपको परेशान करेगा या बहुत नया पूछा गया है। तो उम्मीद कर रहा हूं कि आप यहां पे पूरे कॉन्फिडेंस के साथ में अटेम्प्ट कर दोगे। सीक्वेंस आप यही रखना जो अभी आपने रखी थी, पहले पजल को खत्म करेंगे, मिसलेनियस पार्ट बाद में रख लेंगे। सर पहले पजल को करना चाहिए कि बाद में करना चाहिए? मेरे हिसाब से पहले आपको पजल करना चाहिए, क्योंकि मान लीजिए लास्ट में आपके पास में 2 मिनट बची हैं, तो 2 मिनट में एक पजल आपका शायद नहीं बनेगा, लेकिन वो 2 मिनट में आप 2 मिसलेनियस क्वेश्चन बना सकते हो। तो इसलिए पहले आप पजल को खत्म करना, फिर आप मिसलेनियस वाले पार्ट पे जाना। अच्छा, पजल में अगर कोई ऐसा लग रहा है कि यार मेरे प्रैक्टिस कम है इसमें या मुझे फंसा सकता है, तो उसको स्किप कर सकते हो आप, ठीक है, इतना काम कर सकते हो। उसके बाद में 2 भाई हैं, सिलोगिज्म और इनइक्वालिटी। ये दोनों भाई कहते हैं कि हम तो साथ रहेंगे ही रहेंगे। ये मतलब खोटा गाड़ के बैठ गए हैं, कोई आए ना आए मैं तो जरूर आऊंगा। ये तो दोनों जरूर से जरूर आएंगे, है ना। कोई होते ना कि भाई घर में फंक्शन होने वाला है, तो एक पर्सन ऐसा होता है कि जो आएगा ही आएगा, उसको चाहे आप बुलाओ ही मत, वो तो आएगा ही आएगा। तो वो ये दोनों जो है ना, ये वही पर्सन है, ये दोनों भाई है। सिलोगिज्म, इनइक्वालिटी, ये हमेशा और हमेशा आएंगे आपके, चाहे आप कितनी भी कोशिश कर लो इनको अवॉइड करने की। लेकिन अच्छी बात पता क्या है? अच्छी बात यह है कि सर सिलॉग्स वाला जो पार्ट है उसमें 2 स्टेटमेंट 2 कंक्लूजन, 3 स्टेटमेंट 3 कंक्लूजन, दैट इज इट। इससे ज्यादा नहीं पूछ रहे हैं वो। और क्लर्क के पेपर में इनइक्वालिटी ब्रेक होके नहीं आ रही है,
सिंपल सिंपल आ रही है, यानी कि जो आपके पास में एलिमेंट्स होते हैं ना उनको ब्रेक नहीं किया जा रहा है कि आपको रिलेट करना पड़ेगा अलग अलग से, नहीं, वो एक ही स्टेटमेंट में डाल रहे हैं और एक ही स्टेटमेंट में रिलेट भी करवा रहे हैं। तो वहां से आपको देखना है, इनइक्वलिटी आपका बेहतर हो जाएगा। अच्छा, एक और चीज, जब क्लर्क का पेपर होता है तो सीरीज बहुत इंपॉर्टेंट होती है। जैसे यहाँ पे अल्फा सीरीज, ये अल्फा सीरीज यहाँ पे पूछी गई है। उसके बाद में थर्ड शिफ्ट में आपको देखो लेटर सीरीज मिल जाएगी, उसके बाद में आपको फोर्थ शिफ्ट में नहीं मिल रही है। चलो कोई बात नहीं, अवॉइड कर रहा है मतलब एग्जामिनर, यहाँ पे आपके साथ में खेल रहे हैं। आरआरबी क्लर्क में तो हर एक शिफ्ट में सीरीज दी है। अब देखो आरआरबी क्लर्क में 40 सवाल होते हैं ना, इसलिए सीरीज हर एक शिफ्ट में मिली है, लेकिन यहाँ पे 35 सवाल ही हैं सर आपके पास में। तो वो 5 सवाल जो है ना, वो मार्जिन कहाँ जाएगा फिर, वो इसी तरीके से कम करेंगे, फिर वो किसी ना किसी एक टॉपिक को कम करना पड़ेगा यहाँ पे। तो जैसे यहाँ पे सीरीज का सवाल पूछा गया, यहाँ नहीं है, यहाँ पे फिर पूछा गया, यहाँ अगेन नहीं है, लेकिन आएगा जरूर, ये बात पक्के ध्यान रखना। आपके शिफ्ट में क्वेश्चन के अकॉर्डिंग रिस्पॉन्ड करना है, आप सभी को पता है। फिर उसके बाद में चाइनीज कोडिंग डिकोडिंग फर्स्ट शिफ्ट में मिला है, फिर उसके बाद में चाइनीज कोडिंग डिकोडिंग नहीं मिला है। तो हम टोटली अवॉइड नहीं कर सकते इसको कि अगर फर्स्ट शिफ्ट में आया है तो फिर वो बाद में भी आ सकता है, और यानी कि इस साल भी आपका किसी भी शिफ्ट में आ सकता है। तो चाइनीज कोडिंग डिकोडिंग एक बार रिवीजन कर लेना अच्छे से, ज्यादा समय आपका ना किल करे, बस इतना ध्यान रखिएगा। फिर ब्लड रिलेशन, डायरेक्शन, ये भी आपके एक एक शिफ्ट में आए, ये भी ज्यादा नहीं पूछे गए पिछले साल। ये दुश्मन है एक दूसरे के, ब्लड रिलेशन और डायरेक्शन दुश्मन है। जिसमें ये आता है ना उसमें वो नहीं आता है ना, जिसमें वो आता है उसमें ये नहीं आता। ये वो मेंबर है फैमिली के कि वो आएगा तो मैं नहीं आऊंगा, और मैं आऊंगा तो फिर वो नहीं आएगा। तो ये दोनों के दोनों वो मेंबर है, एक ही आपको मिलेगा, या तो डायरेक्शन या तो ब्लड रिलेशन। बाकी मिसलेनियस पार्ट है आपके, छोटे छोटे क्वेश्चन होते हैं, जैसे एक एक नंबर वाले, पेयर फॉर्मेट वाले, है ना, पेयर बनाने होंगे आपको ऑड वन आउट पिक करना होगा, आपको स्पेलिंग बतानी होगी, मीनिंगफुल वर्ड बताने होंगे, ये सारे के सारे सवाल आपसे पूछे जाएंगे। तो ये था पिछले साल का आईबीपीएस क्लर्क का एनालिसिस। हर एक शिफ्ट में कैसा कैसा बिहेवियर रहता हर एक सब्जेक्ट का मैंने आपको बता दिया। एक आइडिया आपको लग जाएगा कि क्या कुछ पहले हमें करना चाहिए, क्या कुछ पहले अवॉइड करना चाहिए। सीक्वेंस मैंने आपको तीनों के बता दिए। इंग्लिश में अगर स्टार्ट कर रहे हो तो आरसी से स्टार्ट करो, वो जो 2 ग्रामेटिकल पार्ट वाले आते हैं ना, ग्रामर वाला हिस्सा आता है, या तो उसको अवॉइड करो या तो वो सिनोनिम्स और एंटोनिम्स आएंगे। तो अगर श्योर है तो अटेम्प्ट करना, नहीं तो जबरदस्ती अटेम्प्ट करने की जरूरत नहीं है। फिर आप वर्ड यूजेस पे जा सकते हो, पैराजम्बल पे जा सकते हो, उसके बाद में वर्ड स्वैपिंग पे आप जा सकते हो, मैच द कॉलम आप कर सकते हो पहले, फिर उसके बाद में फिलर्स, और उसके बाद में एरर वाला पार्ट रखना। क्वांट सेक्शन में पता ही आपको बहुत बार बता दिया मैंने, पहले वन लाइनर्स खत्म करो, फिर डीआई खत्म करो, और फिर आप सबसे लास्ट में अरिथमेटिक करो। रीजनिंग में पहले पजल बना लेना चारों के चारों, क्योंकि लास्ट में अगर टाइम नहीं बचेगा तो पजल नहीं बनेगी, बहुत ज्यादा रिग्रेट करने वाले हो। लास्ट में अगर मिसलेनियस का एक सवाल छूट जाएगा ना तो उसका दुख नहीं होगा, लेकिन अगर एक पूरा पजल रहेगा ना 5 नंबर का तो बड़ा दुख होता है। और लास्ट के 2 मिनट में सर पजल बन गया था लेकिन क्वेश्चन अटेम्प्ट करने का टाइम नहीं रहा, बहुत बुरा फील करोगे। इसलिए पहले आप पजल बना लेना। हाँ, कोई पजल आपको लगे कि मुझे फंसा सकता है तो उसमें रुकने की जरूरत नहीं है, वहां से निकल जाना है कि चलो भैया मुझे फंसा रहा था तो मैंने छोड़ दिया इसको, मैं बाकी पूरा पेपर कर लेता हूँ अब, फिर उसके बाद में वापस आ जाऊंगा समय बचेगा तो, नहीं तो इसने मुझे फंसाया था तो मेरा टाइम डिजर्व नहीं करता है। समझ गए? इस तरीके से रखना आप। चलो, ऑल द वेरी बेस्ट। क्लासेस जो हैं वो आप जरूर देखिएगा। सुपर मॉक जो मैं आपको करवा रहा हूँ वो सारे के सारे सुपर मॉक लगा लेना, आईबीपीएस क्लर्क एग्जामिनेशन के लिए भी और आरआरबीज के लिए भी मैंने लगवाए थे, वो भी सारे के सारा प्रैक्टिस कर लेना। सेम ही चीज है, क्वांट सेक्शन में कोई अलग अलग नहीं है, वही सिंप्लीफिकेशन नंबर सीरीज की प्रैक्टिस आपको करनी है यहाँ पे भी। तो सेशन अच्छा लगा है, लाइक कर दो, सेशन को शेयर कर दो सभी के साथ में। कमेंट सेक्शन में बता देना कुछ और अगर आपको जरूरत हो तो, जैसे इस वाले सेशन की बहुत डिमांड आई थी आपकी तरफ से। आरआरबी का पेपर आपका कैसा हुआ वो भी बताना, और आईबीपीएस क्लर्क एग्जामिनेशन के लिए रेडी हो, फटाफट से कमेंट कर दो, जल्दी से जल्दी शेयर कर दो, और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक कर देना। चलिए, अभी के लिए सिर्फ इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू।